बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू फार्मा डायरीज़ बाय हंसला। हम डिस्कस कर रहे थे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एंड एंटीमेटिक ड्रग्स को। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एंड एंटीमेटिक ड्रग्स का पार्ट 3 हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हमने प्रोटॉन पंप इनहिबिटर को डिटेल के साथ स्टडी करना है। इससे पहले हमने एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स देखे थे जो कि एच पाइलोरी की रेडिकेशन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते थे और अल्टीमेटली पेप्टिक अल्सर के ट्रीटमेंट में ये काम आ रहे होते थे। सेकंड हमने जो ड्रग्स देखी थी वो H2 रिसेप्टर एंटेगोनिस्ट थी जो कि गैस्ट्रिक एसिड की सिक्रीशन को रिड्यूस करती थी, कम करती थी। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर की सबसे पहले अगर हम इंडिकेशंस की बात करें कि प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स को किन किन ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाता है, तो गैस्ट्राइटिस में हम यूज़ करते हैं, यानी कि स्टमक में अगर कोई इन्फ्लेमेशन हो जाए तो तब हम प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स को यूज़ कर रहे होते हैं। गर्ड हो जाए यानी कि गैस्ट्रो एसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ हो जाए। तो गर्ड क्या होता है? गर्ड एक मेडिकल कंडीशन है। गैस्ट्रो एसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ एक ऐसी मेडिकल कंडीशन है जो कि एसिड के रिफ्लक्स होने की वजह से हो जाती है। अब एसिड रिफ्लक्स, आपको पता है कि एसिड जो है वो हमारे स्टमक में मौजूद होता है। स्टमक और एसोफेगस के दरमियान एक स्फिंक्टर होता है जिसको लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर का नाम देते हैं। अगर तो ये लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर वीक हो जाए या इसको स्वेलिंग हो जाए यहाँ पे, तो क्या होता है, ये प्रॉपरली क्लोज नहीं हो पाता। जैसे ही फूड जो है वो इंटर होती है स्टमक में, तो ये लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर, इसका क्या काम होता है कि इसने क्लोज हो जाना होता है ताकि फूड जो है वो अंदर इंटरेक्ट करे विद दी एसिड्स, गैस्ट्रिक जूसेस, और वो डाइजेस्ट हो सके। तो अब इसके जो है वो लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर क्लोज जो है प्रॉपरली नहीं हो पा रहा, तो एसिड जो है वो बैक फ्लो करने लग जाता है, एसिड का रिफ्लक्स होने लग जाता है। एसिड का रिफ्लक्स अगर टाइमली ट्रीट नहीं किया जाता, वैसे तो एसिड रिफ्लक्स हम इसको कह सकते हैं कि पेशेंट को जो सिम्टम्स आ रही होती हैं, हार्ट बर्न होने लगता है, ये मोस्टली तब हो रहा होता है जब हम लेट नाइट जो है वो फास्ट फूड खाते हैं या लेट नाइट खाना खा रहे होते हैं, होटलिंग करते हैं। तो उसमें हम जब वापस आते हैं, घर आके सो जाते हैं, तो सुबह हमारी ये हार्ट बर्न की कंडीशन, एसिड रिफ्लक्स की कंडीशन हो रही होती है, जो कि हम इसको आम ज़बान में बोलें तो एक तेज़ाबियत सी कंडीशन होती है। तो इसको एसिड एंटासिड के साथ, H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट के साथ, तो इसकी सिम्टम्स को ट्रीट किया जा सकता है, किसी हद तक रिलीफ किया जा सकता है अगर तो एसिड रिफ्लक्स है। लेकिन अगर ये सिम्टम्स एसिड रिफ्लक्स की वीक में 3-4 दफ़ा हो रही हैं, या बार बार आपका कुछ भी खाना खाते हैं, फास्ट फूड खाते हैं, या किसी भी सिचुएशन में आपका एसिडिटी ख़त्म होने का नाम नहीं हो रही, तो वो फिर लीड कर सकती है गर्ड को, गैस्ट्रो एसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ को। तो उसमें फिर एक प्रॉपर ट्रीटमेंट किया जाता है। उसमें प्रॉपर ट्रीटमेंट ये होता है कि उसमें प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स दिए जाते हैं पेशेंट को फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गर्ड। अब एक कंडीशन तो ये हो गई कि ये जो लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर, जिसको हम कार्डियक स्फिंक्टर भी बोलते हैं, ये वीक हो गया है और एसिड जो है वो आसानी से रिफ्लक्स कर रहा है और एसोफेगस में जा रहा है। अब एसोफेगस की क्योंकि म्यूकोजल लाइनिंग इतनी स्ट्रांग नहीं होती जैसा कि स्टमक की म्यूकोजल लाइनिंग होती है, उसका डिफेंस मैकेनिज्म बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है एज कम्पेयर टू द एसोफेगस। तो ये तो एसिड की जो है ख़तरनाक हद तक, जो एसिड इतना ख़तरनाक होता है, पीएच उसकी बहुत ज़्यादा कम होती है, तो ये म्यूकोजल लाइनिंग तो उसको सह लेती हैं, लेकिन एसोफेगस जो है वो इस काबिल नहीं होता और वहाँ पे एसिडिटी हो जाती है। दूसरी ये कंडीशन होती है कि ये पाइलोरिक स्फिंक्टर, अब फूड पार्टिकल्स HCl के साथ मिले या गैस्ट्रिक जूसेस के साथ मिले, तो फूड जो है वो डाइजेस्ट हुई। अब फूड ने डाइजेस्ट होने के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में जाना है, फिर लार्ज इंटेस्टाइन जाना है, और अल्टीमेटली उसने एलिमिनेट होना है, एक्सक्रीट होना है। तो अब इस पाइलोरिक स्फिंक्टर में कोई मसला आ गया है, या ये जो पाइलोरिक बॉडी है ऑफ द स्टमक की, ये स्वेल हो जाती है, इसमें कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो जो फूड पार्टिकल्स है और HCl है वो जो है वो रिलीज़ नहीं हो पाते इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन, ये भी ब्लॉक हुआ पड़ा है। अब इसके ब्लॉक होने की वजह से भी ये बैक फ्लो कर सकता है। जब बैक फ्लो करेगा तो यहाँ पे प्रेशर बढ़ जाएगा, उसमें फूड पार्टिकल्स का भी होंगे, उसमें फूड पार्टिकल कंटेंट भी होगा, उसमें गैस्ट्रिक जूसेस भी होंगे, उसमें एसिड HCl भी होगा। तो जब प्रेशर यहाँ पे, क्योंकि इस आगे तो जा नहीं रहा, तो प्रेशर यहाँ पे बढ़ेगा, तो वो भी ज़ाहिर सी बात है उसने बैक फ्लो मारना है। जब बैक फ्लो मारेंगे तो ये
बैक फ्लो की वजह से ये ओपन होगा और फिर फूड पार्टिकल या हमारे जो HCl की क्वांटिटी है वो भी कुछ एसोफेगस में जाना शुरू कर देगी, जिसको एसिड रिफ्लक्स का नाम देते हैं। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ, तो जब कंडीशन हो जाए एसिड रिफ्लक्स तो हो गया, तो उसमें तो हम इस एंटासिड वगैरह दे सकते हैं, उसकी सिम्टम्स को रिलीफ हो सकता है। ट्रीटमेंट अगर अगर तो ये बहुत ज़्यादा हो रहा है एसिड रिफ्लक्स, तो वो फिर एक कंडीशन हो जाती है GERD की, और इसको ट्रीट करने के लिए हमें प्रोटॉन पंप इनहिबिटर का यूज़ करना पड़ता है, जो कि बेस्ट ट्रीटमेंट आजकल के दिनों में जो डॉक्टर्स प्रेस्क्राइब करते हैं, रिकमेंड करते हैं, वो GERD के लिए प्रोटॉन पंप इनहिबिटर का ट्रीटमेंट है। जो थर्ड पे प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, जिसको हम ज़ोलिंगर एलिसन सिंड्रोम की ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं। ज़ोलिंगर एलिसन सिंड्रोम क्या है? ट्यूमर या लेजन्स हो जाते हैं इन द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड पैंक्रियाज में, तो इस कंडीशन को हम ज़ोलिंगर एलिसन सिंड्रोम का नाम देते हैं। इस कंडीशन में भी जो है वो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर का यूज़ किया जाता है। या किसी टाइप का पेप्टिक अल्सर हो गया है जिनमें गैस्ट्रिक या ड्यूडिनल अल्सर है, तो फिर भी हम प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स का यूज़ कर सकते हैं। और एसोफेजाइटिस हो गया, एसोफेजाइटिस यानी कि इन्फ्लेमेशन हो गई है। इन्फ्लेमेशन कहाँ पे हो गई? एसोफेगस में अगर इन्फ्लेमेशन हो गई है तो उसमें भी हम प्रोटॉन पंप इनहिबिटर का यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको GERD और ज़ोलिंगर एलिसन सिंड्रोम और बाकी चीज़ों के बारे में भी अच्छे से समझ आई होगी। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर का यूज़ हम इन सारी डिजीज़ेज़ को ट्रीट करने में करते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट समझा जाता है। अब हम एक मैकेनिज़्म समझते हैं कि HCl की प्रोडक्शन कैसे होती है, गैस्ट्रिक जूसेस कैसे हमारे स्टमक में बन रहे होते हैं। लेकिन उससे पहले आपको ये इक्वेशन, जो कि बहुत ज़्यादा हम पहले पढ़ चुके हैं, इसको समझने की ज़रूरत है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो कि हमारे सेल्स में बहुत ज़्यादा मिक़दार में पाई जाती है, हमारे ब्लड में होती है। कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट जो है वो प्रोडक्ट है हमारे सेल्स की। तो कार्बन डाइऑक्साइड जब इंटरेक्ट करती है या कार्बन डाइऑक्साइड जब कंबाइन होती है विद द वाटर, तो इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेट्स वो क्या बना देती है? कार्बोनिक एसिड H2CO3। H2CO3 जो है वो न्यूट्रलाइज होता है इनटू दी बाइकार्ब्स और हाइड्रोजन आयंस में। तो ये इक्वेशन आपको अगर आती है तो आपके लिए ये मैकेनिज्म समझना जो है वो आसान है। Here is the diagram of stomach। आपको पता है कि स्टमक की जो म्यूकोजल लाइनिंग है, म्यूकोजल लाइनिंग ऑफ द स्टमक में हमारे पास कुछ सेल्स मौजूद होते हैं, जिनमें चीफ सेल्स, चीफ से आप याद रखें चीफ मिनिस्टर से आप चीफ सेल्स को याद रखें। उसके बाद हमारे पास म्यूकोजल लाइनिंग में कुछ पैराइटल सेल्स मौजूद होते हैं। अच्छा, चीफ सेल जो है वो क्या सिक्रीट कर रहे होते हैं इनटू द लुमेन ऑफ स्टमक? वो पेप्सिन को सिक्रीट कर रहे होते हैं। सेकेंडली हमारे पास जो है वो पैराइटल सेल्स होते हैं। अब पैराइटल सेल्स यानी कि स्टमक को अगर हम ब्लड सप्लाई की बात करें तो कैसे दी जाती है? स्टमक की ब्लड सप्लाई जो है वो गैस्ट्रिक आर्टरी दे रही होती है। स्टमक को ब्लड सप्लाई कौन दे रही होती है? गैस्ट्रिक आर्टरी दे रही होती है। और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड स्टमक से जाना होता है वो पोर्टल वेन के जरिए जाता है। अब बात करते हैं तो पैराइटल सेल्स के पास यानी कि स्टमक के पास जो है वो गैस्ट्रिक आर्टरी की एक ब्रांच मौजूद है, और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो ये ब्रांच है, इसमें जो ब्लड है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है। और ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो चली जाती है किसमें? पैराइटल सेल्स में। कार्बन डाइऑक्साइड जैसे ही पैराइटल सेल में गया, वहाँ पे वाटर ऑलरेडी मौजूद था, वाटर के साथ इसने इंटरेक्ट किया कार्बन डाइऑक्साइड ने और कार्बोनिक एसिड बना दिया H2CO3। कार्बोनिक एसिड टूटा और क्या बन गया? हाइड्रोजन आयंस बन गया और बाइकार्ब्स आयन बन गया। बाइकार्बोनेट आयन जो है वो दोबारा से ब्लड में शामिल हो जाते हैं, और जो हाइड्रोजन आयन है वो उन्होंने जाना होता है ल्यूमेन ऑफ द स्टमक में फॉर द प्रोडक्शन ऑफ HCl, और उनके एक्सचेंज में पोटाशियम ने पैराइटल सेल्स में आना होता है। ऐसा ही है। अब हाइड्रोजन आयंस का जो है पैराइटल सेल से ल्यूमेन ऑफ द स्टमक में जाना और पोटाशियम का ल्यूमेन ऑफ द स्टमक से पैराइटल सेल में आना, इसको फैसिलिटेट कौन करवाता है? तो इसको फैसिलिटेट करवाता है हाइड्रोजन पोटाशियम एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेटेज प्रोटॉन पंप। ये एक प्रोटॉन पंप है जिसका नाम हाइड्रोजन पोटाशियम एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेटेज है, यानी कि ये एक एंजाइम का प्रोटॉन पंप है। ये जो है वो फैसिलिटेट करवा रहा होता है एक्सचेंज ऑफ हाइड्रोजन एंड पोटाशियम
पोटेशियम आयंस इनटू द ल्यूमेन एंड द parietal cells। अब क्या हुआ कि parietal सेल्स में जो हाइड्रोजन आयंस मौजूद थे वो चले गए विद द हेल्प ऑफ प्रोटॉन पंप। कहाँ पे चले गए? स्टमक में चले गए। और जो पोटाशियम था, पोटाशियम क्या हुआ, वो प्रोटॉन पंप की मदद से पैराइटल सेल्स में आ गया। अब यहाँ पे गैस्ट्रिक आर्टरी में क्लोराइड आयंस भी मौजूद थे। क्लोराइड आयंस डायरेक्टली जो है वो यहाँ से होते हुए वो भी ल्यूमेन ऑफ द स्टमक में चले गए। क्लोराइड आयंस की मैं बात कर रहा हूँ, तो वो भी जब ल्यूमेन ऑफ द स्टमक में गए, हाइड्रोजन आयन ऑलरेडी मौजूद था, तो ये दोनों इन्होंने आपस के साथ मिले, दोस्ती करने के बाद इन्होंने क्या बना दिया? HCl बना दिया, यानी कि HCl की प्रोडक्शन हो गई। तो आपने ये पूरा मैकेनिज्म समझा है कि HCl की प्रोडक्शन कैसे होती है। अब ये जो HCl की प्रोडक्शन है ये हमारी बॉडी, हमारी स्टमक में हो चुकी है। अब यहाँ पे चीफ सेल्स मौजूद हैं। चीफ सेल्स जो है ये पेप्सिन को रिलीज करते हैं, पेप्सिन की सिक्रीशन करवाते हैं। अब जो पेप्सिन और HCl दोनों आपस में जब इंटरेक्ट करते हैं, कंबाइन होते हैं, तो क्या बना देते हैं? गैस्ट्रिक जूसेस बना देते हैं। और जो नॉर्मल पीएच है इस एसिड की वो ऑलमोस्ट 1.5 से 3.5 रहती है हमारे स्टमक में। मल्टीपल कंडीशन में ये बढ़ जाती है। अगर कोई पेशेंट गार्ड का है या गैस्ट्राइटिस का है, जिसको अल्सर है, तो उसमें जो है वो पीएच ऑफ दी एसिड जो है वो ज़्यादा होती है उसके स्टमक में। ये तो सारा मैकेनिज्म था HCl की प्रोडक्शन का कि वो कैसे होती है और गैस्ट्रिक जूसेस की प्रोडक्शन कैसे होती है इनटू द स्टमक। इसको समझाना इसलिए इस लेक्चर में बहुत ज़रूरी था कि इसको हमने इनहिबिट करना है, यानी कि इसकी HCl की प्रोडक्शन को, HCl की सिक्रीशन को कम करना है, गैस्ट्रिक एसिड की सिक्रीशन को कम करना है। तो हमें पहले ये पता होना ज़रूरी है कि HCl की प्रोडक्शन या HCl की सिक्रीशन, गैस्ट्रिक एसिड की सिक्रीशन कैसे होती है, तभी हम इनकी सिक्रीशन को कम कर सकते हैं या कंपेटिटिवली जो है वो इनहिबिट कर सकते हैं। तो क्योंकि हम प्रोटॉन पंप इनहिबिटर को पढ़ रहे हैं, तो हम HCl की सिक्रीशन कैसे कम करेंगे? प्रोटॉन पंप को ब्लॉक करके, प्रोटॉन पंप को इनहिबिट करके हम HCl की प्रोडक्शन को, HCl की सिक्रीशन को, गैस्ट्रिक एसिड की सिक्रीशन को कम करेंगे या इनहिबिट करेंगे। यानी कि हाइड्रोजन पोटाशियम एटीपेज प्रोटॉन पंप की क्या होगी? इनहिबिशन होगी। कुछ ऐसे एजेंट्स, कुछ ऐसी ड्रग्स जिनको हम यूज़ करेंगे और इनहिबिट करवा देंगे इस प्रोटॉन पंप को। अब वो PPIs या प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स कौन से हैं? उनके नाम यहाँ पे मेंशन हैं। ओमेप्राजोल, एसोमेप्राजोल, लेंसोप्राजोल, डेक्सलेंसोप्राजोल, पेंटोप्राजोल और रेबिप्राजोल। ये 6 ऐसी मेडिसिन हैं, ये 6 ऐसी ड्रग्स हैं, ये 6 ऐसे प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स हैं जो कि इस एंजाइम सिस्टम को, जिसको हाइड्रोजन पोटाशियम एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेटेज प्रोटॉन पंप कहते हैं, इसको ये इनहिबिट करती हैं, इसको ये ब्लॉक करती हैं, जिसकी वजह से गैस्ट्रिक एसिड की सिक्रीशन बंद हो जाती है या कम हो जाती है, HCl की सिक्रीशन भी कम हो जाती है। अब इस मैकेनिज्म को समझते हैं कि हम हाइड्रोजन पोटाशियम एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेटेज प्रोटॉन पंप को इनहिबिट कैसे कर सकते हैं। तो इसको समझने के लिए भी हम डायग्राम ऑफ द स्टमक का इस्तेमाल करेंगे ताकि हमारे लिए समझने में आसानी हो। हमने गैस्ट्रिक एसिड की सिक्रीशन और गैस्ट्रिक HCl की सिक्रीशन कैसे होती है उस डायग्राम में हमने ये समझा था सारा प्रोसीजर। अभी हम उसी को फॉलो करते हुए समझेंगे कि इनकी सिक्रीशन, गैस्ट्रिक एसिड की सिक्रीशन और HCl की सिक्रीशन को कैसे रोका जा सकता है, प्रोटॉन पंप को कैसे इनहिबिट किया जा सकता है। आपको पता है ये क्या है? एक स्टमक है। स्टमक की जो म्यूकोजल लाइनिंग है वहाँ पे चीफ सेल्स और पैराइटल सेल्स मौजूद थे और जो ब्लड सप्लाई जारी होती है वो गैस्ट्रिक आर्टरी मौजूद होती है जो कि ब्लड सप्लाई देती है। गैस्ट्रिक आर्टरी के पास कार्बन डाइऑक्साइड होती थी, वो पैराइटल सेल्स के पास की तरफ जाती थी। कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करती थी, कार्बोनिक एसिड बन जाता था। कार्बोनिक एसिड जो है वो उसकी ब्रेक डाउन होती थी हाइड्रोजन आयंस और बाइकार्ब आयन में। बाइकार्ब आयन जो है वो दोबारा से ब्लड में चले जाते थे, ब्लड स्ट्रीम में चले जाते थे, लेकिन जो हाइड्रोजन आयंस थे वो प्रोटॉन पंप के जरिए, जिसका नाम हाइड्रोजन पोटाशियम एटीपेज प्रोटॉन पंप था, उसके जरिए स्टमक में चले जाते थे और एक्सचेंज उसके साथ जो होता था, पोटाशियम आयंस वहाँ पे स्टमक में मौजूद होते थे, वो
पैराइटल सेल्स में आ जाते। तो ये काम करवा रहा होता था प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। अब प्रोटॉन पंप इनहिबिटर को, इसको हमने क्या कर दिया, ब्लॉक कर दिया, इसको हमने इनहिबिट कर दिया विद द हेल्प ऑफ प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स, विद द हेल्प ऑफ प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स में हमारे पास ओमेप्राजोल, एसोमेप्राजोल, लेंजुप्राजोल, डेक्सलेंजुप्राजोल, पेंटोप्राजोल और रेबिप्राजोल, ये कुछ ऐसे प्रोटॉन पंप इनहिबिटर हैं जो कि इस प्रोटॉन पंप को, हाइड्रोजन पोटाशियम एटीपेज प्रोटॉन पंप को क्या करते हैं, ब्लॉक कर देते हैं। जब प्रोटॉन पंप ही ब्लॉक हो गया, यहाँ पे पैराइटल सेल्स में तो बन गया हाइड्रोजन आयंस और बाइकार्ब आयंस बन गया, लेकिन अब हाइड्रोजन आयन ने यहाँ से ट्रांसपोर्ट करना है स्टमक में, और यहाँ से पोटाशियम ने ट्रांसपोर्ट करना है पोटाशियम पैराइटल सेल में। अब क्या हुआ कि प्रोटॉन पंप जो है वो ब्लॉक हो गया है विद द हेल्प ऑफ मेडिकेशंस, जिनको हम प्रोटॉन पंप इनहिबिटर का नाम देते हैं। अब ये ब्लॉक हुआ है, तो अब हाइड्रोजन आयंस ने ट्रांसपोर्ट तो इसकी मदद के जरिए करना था, फैसिलिटेट कौन कर रहा था इसकी ट्रांसपोर्ट को, प्रोटॉन पंप। अब प्रोटॉन पंप ही ब्लॉक है तो जाहिर सी बात है हाइड्रोजन आयंस जो है वो स्टमक में नहीं जा पाएंगे, और इसी तरह पोटाशियम आयंस जो है वो स्टमक से पैराइटल सेल्स में नहीं आ पाएंगे। अब यहाँ पे HCl जो कि गैस्ट्रिक आर्टरी के ब्लड में मौजूद था, वो सॉरी Cl, क्लोराइड आयंस, क्लोराइड आयंस जो यहाँ पे मौजूद थे, वो क्लोराइड आयन डायरेक्टली तो ट्रांसपोर्ट कर गए स्टमक में, लेकिन जब स्टमक में वो पहुंचे तो उनको ख्याल आया कि प्रोटॉन पंप तो बंद हो चुका है, इनहिबिट हो चुका है, और उनके जो दोस्त हैं हाइड्रोजन आयंस वो तो यहाँ पे आ ही नहीं है, मैं तो अकेला आ गया हूँ, तो अब मैं किसके साथ बाइंड करूंगा और HCl बनाऊंगा, तो ये तो अब मुमकिन ही नहीं रहा। तो वो बेचारे रोने लग जाते हैं क्लोराइड आयंस के, मेरा तो दोस्त ही नहीं है और हम अपनी बॉन्डिंग जो है वो नहीं बना सकते। ये वैसे मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ। तो HCl की प्रोडक्शन नहीं हुई, तो जो चीफ सेल सिक्रेट कर रहे थे पेप्सिन, तो पेप्सिन भी HCl के साथ कंबाइन नहीं होंगे, तो गैस्ट्रिक जूसेस की भी सिक्रीशन, गैस्ट्रिक जूसेस की भी प्रोडक्शन नहीं होगी या कम हो जाएगी। तो इससे क्या होगा, जो हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि गर्ड हो जाता है, गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज हो जाती है HCl या गैस्ट्रिक एसिड की सिक्रीशन के बढ़ने की वजह से। तो वो क्या होगी, अब HCl ही नहीं प्रोड्यूस हो रहा, HCl प्रोड्यूस हो भी रहा है तो कम हो रहा है, गैस्ट्रिक जूसेस भी कम है, तो क्या होगा, एसिड जो है वो रिफ्लक्स भी कम करेगा, और एसिड के रिफ्लक्स कम करने की वजह से एसिडिटी नहीं होगी, और जो है हमारा GERD की ट्रीटमेंट को फैसिलिटेट किया जा सकेगा, यानी कि गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज को भी ट्रीट किया जा सकेगा। तो ये था एक डायग्रामेटिकली आपको समझाना कि इसकी प्रोडक्शन को, HCl की प्रोडक्शन को, गैस्ट्रिक एसिड की प्रोडक्शन को कैसे कम या रुका जा सकता है विद द हेल्प ऑफ प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स जो हैं वो हाइड्रोजन पोटाशियम एटीपेज प्रोटॉन पंप को ब्लॉक कर देते हैं, इनहिबिट कर देते हैं, जिसकी वजह से फर्दर कोई भी स्टिमुलेशन नहीं हो पाती। आइए इसको यहाँ पे देखते हैं कि प्रोटॉन पंप इनहिबिटर जब बाइंड करते हैं हाइड्रोजन पोटाशियम एटीपेज एंजाइम सिस्टम के साथ, जिसको प्रोटॉन पंप बोलते हैं, तो क्या होता है, हाइड्रोजन की सिक्रीशन हो रही होती थी इनटू द गैस्ट्रिक ल्यूमेन, वो हाइड्रोजन की सिक्रीशन जो है अब नहीं होगी। क्या होगा, नहीं होगी, तो HCl जो है वो नहीं बन पाएगा, यानी कि कम बनेगा। और ये हेल्पफुल किस ट्रीटमेंट में होता है, अगर HCl की सिक्रीशन कम हो रही है इन द ल्यूमेन ऑफ द स्टोमक या नहीं हो रही, तो ये एक ट्रीटमेंट है ना जी, गैस्ट्राइटिस में इसको ट्रीट कर सकते हैं, GERD में इसकी ट्रीटमेंट हो सकती है, पेप्टिक अल्सर को ट्रीट किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, और ज़िलिंगर एलिसन सिंड्रोम को ट्रीट किया जा सकता है। एक डिटेल में मैकेनिज्म समझने के बाद अब हम फार्माकोलॉजिकल एक्शंस पे आ जाते हैं। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स के एक्शंस क्या हैं? प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स आर प्रोड्रग्स with an acid resistance enteric coating to protect them from premature degradation by gastric acid. So don't chew these drugs, only swallow when administered orally. तो आप याद रखिएगा कि ये इंटेरिकोटेड टैबलेट होती हैं, इनको आपने कभी भी च्यू नहीं करना। आप देखेंगे कि इनके ऊपर कवरिंग होती है, कैप्सुलेटेड होते हैं, तो इनको अगर आप च्यू करेंगे तो इससे क्या होगा, च्यू करने के बाद आप अगर एडमिनिस्टर करवाएंगे तो आपके जो स्टमक में जाके ये HCl इनको HCl जो है क्योंकि इसको रिलीज करवा देता है, तो वहाँ पे ये एक्टिव होंगे, और एक्टिव होने के बाद HCl इनको पकड़ के डाइजेस्ट और वो सारा प्रोसीजर हो जाएगा, तो एक इफेक्ट जो है वो नहीं शो कर पाएंगी। तो ये इस वजह से इंटेरिक कोटिंग टैबलेट्स होती हैं,
और ये प्रो ड्रग्स होती हैं। प्रो ड्रग्स का मैकेनिज्म हम आगे जाके समझते हैं कि क्या होता है। अब हम एक और मैकेनिज्म देखते हैं कि प्रोटॉन पंप इनहिबिटर की रिलीज का क्या मैकेनिज्म होता है। अभी मैंने बात की कि जब हम प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स को, जिनमें ओमेप्राजोल, एसोमेप्राजोल या बाकी सारी इनहिबिटर्स ड्रग्स आ जाती हैं, जब उनको हम क्या करते हैं, एडमिनिस्टर करवाते हैं ओरली, तो ये सारे प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स जो है वो इंटेरिक कोटेड होते हैं और ये प्रो ड्रग्स होती हैं, यानी कि ये वीक बेस होती हैं। अब वीक बेस होने की वजह से ये एसिडिक एनवायरनमेंट में तो रिलीज नहीं होंगी। तो जैसे ही हमने प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, फॉर एग्जांपल हमने ओमेप्राजोल को एडमिनिस्टर करवाया ओरली, तो ये एसोफेगस से गुजरती गुजरती कार्डियक स्फिंक्टर से होती हुई हमारे स्टमक में गई। अब स्टमक में अब HCl मौजूद है, अगर तो इसके ऊपर इंटेरिक कोटिंग नहीं होती तो ये यहाँ पे क्या हो जाती, रिलीज हो जाती। लेकिन क्योंकि हमने इंटेरिक कोटिंग की हुई है ताकि ये HCl इसको रिलीज ना करवा सके, HCl प्रोटेक्टिव जो है वो कोटिंग है, तो गैस्ट्रिक एसिड या HCl इसको रिलीज नहीं करवा पाते और ये यहाँ से टैबलेट स्टमक से होती हुई कहाँ पे चली जाती है, ड्यूडिनम में। ड्यूडिनम इज द पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। अब ड्यूडिनम में एक तो ये इंटेरिक कोटिंग इसकी अल्कलाइन फॉर्म में की जाती है, अल्कलाइन फॉर्म में, यानी कि वो वीक बेस होता है, और एसिड क्योंकि स्टमक में क्योंकि एसिडिक एनवायरनमेंट होता है तो यहाँ पे वो रिलीज नहीं होती या एक्टिव नहीं होती। तो ड्यूडिनम में जो है वो अल्कलाइन एनवायरनमेंट मौजूद होता है। तो ये प्रो ड्रग्स यानी कि प्रोटॉन पंप इनहिबिटर ड्यूडिनम में जाके रिलीज होती हैं और एक्टिवेट होती हैं इस एनवायरनमेंट में, यानी कि अल्कलाइन एनवायरनमेंट में, क्योंकि प्रो ड्रग्स जो है वो वीक बेस है। मैंने ऊपर भी आपको ये बात बताई है। अब प्रोटॉन पंप इनहिबिटर यहाँ पे आके रिलीज हुई, रिलीज होने के बाद एक्टिवेट हुई, एक्टिवेट होने के बाद ये स्टमक के पैराइटल सेल्स में चली गई, जो कि पैराइटल सेल्स म्यूकोजल लाइनिंग में मौजूद थे। वहाँ पे जाके प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स पैराइटल सेल्स में जाके प्रोटॉन पंप के साथ, जो कि पोटाशियम हाइड्रोजन पोटाशियम एटीपेज प्रोटॉन पंप है, उनको जाके इन्होंने क्या कर दिया, इनहिबिट कर दिया, उनको जाके इन्होंने ब्लॉक कर दिया और उनके साथ क्या बना दिया, एक स्टेबल कोवेलेंट बॉन्ड बना दिया। ये जो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स हैं या ये जो प्रो ड्रग्स हैं, ये हाइड्रोजन पोटाशियम एटीपेज के साथ एक स्टेबल कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। तो ये उन्होंने इस वहां पे जाके इसको इनहिबिट कर दिया। इनहिबिट करने से क्या हुआ कि हाइड्रोजन की सिक्रीशन फ्रॉम दी पैराइटल सेल्स इनटू दी स्टमक नहीं हुई और पोटाशियम जो है वो पैराइटल सेल्स में नहीं आया। तो इसकी हाइड्रोजन आयन जब रिलीज नहीं हुए क्योंकि प्रोटॉन पंप इनहिबिट हो गया, तो HCl की प्रोडक्शन नहीं हो पाई। HCl की प्रोडक्शन नहीं हुई तो उसने पेप्सिन के साथ रिएक्ट करके गैस्ट्रिक जूसेस नहीं बनाए। तो ये सारा मैकेनिज्म जो है वो स्टॉप हुआ, यानी कि HCl की प्रोडक्शन भी कम हुई और गैस्ट्रिक एसिड की सिक्रीशन भी कम हुई या कुछ टाइम के लिए रुक गई। यहाँ पे एक बात ये याद रखें कि जब प्रोटॉन पंप इनहिबिट हो गया तो फिर इनको दोबारा एक्टिवेट होने में ऑलमोस्ट 18 आवर्स चाहिए होते हैं, इस एंजाइम को दोबारा से रीसिंथेसाइज होने में, और इस दौरान एसिड की सिक्रीशन भी जो है वो नहीं हो रही होती। और अगर हम देखें तो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर जो है वो इनहिबिट कर देते हैं गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन को। अब वो गैस्ट्रिक एसिड बेसल भी हो सकता है और स्टिमुलेटेड भी हो सकता है। ये तकरीबन 90% इफेक्ट ये प्रोटॉन पंप इनहिबिटर देते हैं इन गैस्ट्रिक एसिड की सिक्रीशन को इनहिबिट करने में। उसके बाद हम थेराप्यूटिक यूजेस की बात करते हैं। थेराप्यूटिक यूजेस में क्या होता है कि ये स्प्रेस कर देती हैं या कम कर देती हैं एसिड की प्रोडक्शन को, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। उसके बाद ये अल्सर की हीलिंग में भी मददगार साबित होते हैं। गर्ड को ट्रीट करने में प्रोटॉन पंप इनहिबिटर का हम यूज़ करते हैं। किसी पेशेंट को एसोफिजाइटिस, एरोसिव एसोफिजाइटिस हो गया है तो उसकी ट्रीटमेंट में प्रोटॉन पंप इनहिबिटर का बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रोल है। एक्टिव ड्यूडिनल अल्सर में हम प्रोटॉन पंप इनहिबिटर को यूज़ कर रहे होते हैं। ज़ुलिंगर्स एलिसन सिंड्रोम में जो है वो हम इस ड्रग को यूज़ करवा रहे होते हैं। अब प्रोटॉन पंप इनहिबिटर जो है वो ब्लीडिंग की रिस्क को कम करता है फ्रॉम अल्सर। अल्सर की वजह से जो है वो ब्लीडिंग होती है तो उसको कम करता है। अब अल्सर की वजह से ब्लीडिंग क्यों होती है, वो वजह बनती है एस्पिरिन। हम कोई भी नॉन स्टीराइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स ले रहे हैं या कोई भी पेन किलर जैसे कि एस्पिरिन ले रहे हैं, तो ये क्या करती है, अल्सर्स में ब्लीडिंग करवा दे। अल्सर पेशेंट है उसमें क्या करती है, ब्लीडिंग करवाती है। तो जब हम प्रोटॉन पंप इनहिबिटर देते हैं तो इस ब्लीडिंग को वो रिड्यूस करती है एंड मे बी यूज्ड फॉर प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट ऑफ नॉन स्टीराइडल एंड इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स
इंड्यूस्ड अल्सर। तो इस इंड्यूस्ड अल्सर में जो कि पेन किलर की वजह से हुआ है, उसमें भी ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रोल प्ले करती है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स यूज्ड फॉर स्ट्रेस अल्सर प्रोफाइलेक्सिस। स्ट्रेस अल्सर प्रोफाइलेक्सिस में भी हम इस ड्रग का यूज कर रहे होते हैं। अब स्ट्रेस अल्सर प्रोफाइलेक्सिस को हम रेफर करते हैं टू द मेजर्स और प्रिकॉशंस टेकन टू प्रिवेंट, किसके लिए? स्ट्रेस रिलेटेड म्यूकोजल डैमेज। स्ट्रेस रिलेटेड जो म्यूकोजल डैमेज होती है उसको प्रिवेंट करने के लिए जो मेजर्स जो प्रिकॉशंस होते हैं उसको हम स्ट्रेस अल्सर प्रोफाइलेक्सिस बोलते हैं। तो हम इसको इसमें भी यूज कर रहे होते हैं। एंड स्ट्रेस अल्सर इन क्रिटिकल इल पेशेंट, जो बहुत ज़्यादा मैकेनिकल वेंटिलेशन पे पेशेंट होते हैं तो उनमें भी पीपीआईज का यूज़ करवा रहे होते हैं। क्यों करवा रहे होते हैं? ताकि हम उनमें स्ट्रेस रिलेटेड म्यूकोजल डैमेज को प्रिवेंट करवा सकें। उसके बाद एक और जो मेजर यूज़ है वो ये है कि प्रोटॉन पंप इनहिबिटर हम विद द कम्बिनेशन ऑफ एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स दे रहे होते हैं ताकि एच पाइलोरी को इरेडिकेट करवाया जाए। तो हम जो ट्रिपल और क्वाड्रपल थेरेपी है उसमें भी प्रोटॉन पंप इनहिबिटर मॉडरेटरी होता है ताकि एच पाइलोरी का खात्मा किया जा सके। नेक्स्ट अगर हम फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करें तो इफेक्टिव है ओरली। अगर मैक्सिमम इफेक्ट हमें चाहिए तो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स यानी कि ओमेप्राजोल, एसोमेप्राजोल, लेंसोप्राजोल, डेक्सलेंसोप्राजोल, पेंटोप्राजोल और हमारे पास जो नेक्स्ट ड्रग है रेबिप्राजोल, तो इनको हम 30 से 60 मिनट यानी कि हाफ या आधा घंटा या 1 घंटा पहले ब्रेकफास्ट दे दें। और ब्रेकफास्ट में ये बहुत ज़्यादा जो है वो इफ़ेक्टिव है। या तो हम कोई खाना खाने लगे, लार्जेस्ट मील ऑफ द डे खाने लगे हैं तो उसमें भी हम प्रोटॉन पंप इनहिबिटर को 1 घंटा या आधा घंटा पहले दें किसी भी पेशेंट को, तो हमें मैक्सिमम इफ़ेक्ट आएगा। अब अगर हम बात करें कि हमें आईवी फार्मूलेशंस में कौन कौन सी ड्रग्स अवेलेबल हैं, तो एसोमेप्राजोल, लेंसोप्राजोल और पेंटोप्राजोल, ये 3 ऐसी ड्रग्स हैं जो कि आईवी फार्मूलेशन में भी अवेलेबल हैं। प्लाज्मा हाइफ लाइफ की बात करें तो बहुत कम है, फ्यू आवर्स है, लेकिन अगर इसकी ड्यूरेशन की बात करें तो लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है। इसका क्यों है? क्योंकि ये ड्रग्स, ये प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स हाइड्रोजन पोटाशियम एटीपेज प्रोटॉन पंप के साथ एक स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। और इसकी मेटाबोलिटीज़ की बात करें इन एजेंट्स की, तो ये इसकी जो मेटाबोलिटीज़ हैं वो एक्सक्रीट होती हैं यूरिन और फेसेस के ज़रिए। एडीआरस की अगर हम बात करते हैं तो नौजिया करवा सकती हैं ये ड्रग्स, डायरिया हो जाता है, हेडेकी हो सकता है, जीआईटी डिस्टर्बेंस होती है और इसका जो मेजर साइड इफ़ेक्ट है वो उसमें क्या होता है? बोन फ्रैक्चर्स इंक्रीज़ कर देता है, रिस्क विद लॉन्ग टर्म यूज़। अगर हम इन पीपीआईज का बहुत ज़्यादा यूज़ करवा रहे हैं तो उसमें बोन फ्रैक्चर होने के चांसेस होते हैं और स्पेसिफिकली किन किन लोकेशंस पे, तो हिप, रिस्ट एंड स्पाइन के फ्रैक्चर होने के चांसेस होते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट द प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल साबित होगा। मोहम्मद हंसला को दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिए, अपनों से ज़्यादा दूसरों का ख्याल रखिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।